बांधो न नाव इस ठाव बंधु। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला की यह कविता अर्चना नामक संग्रह से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। ये आपको याद करने के लिए लिख देना चाहते हैं। इस कविता में नाव के रूपक और घाट के बिंब को लाकर एक साथ कई बातें कही जा रही हैं। कविता की सतह पर तैरता हुआ जो अर्थ है वह प्रेयसी या पत्नी से जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन बात कुछ और गहरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार हूँ और आपके सामने इस कविता का पाठ और इसकी व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले हम लोग इसका पाठ करें। कवि का कहना है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थीं फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। ये नवगीत की शैली है और निराला के जिसको तृतीय चरण माना गया है उनके काव्य जीवन का, तो ये तृतीय चरण में इसकी रचना हुई। इस कविता में इसकी व्याख्या पर अगर हम आए तो कवि ये कह रहा है कि कवि नाविक को संबोधित करते हुए, इसमें हम आपसे कह चुके कि नाव के रूपक और घाट के बिंब को एक साथ ले आकर के कई बातें कही जा रही हैं और एक से अधिक अर्थ कविता में संगुम्फित किए गए हैं। यद्यपि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि जैसे कवि ने अपनी पत्नी को, जो मनोहरा देवी हैं, उनको संबोधित किया है, लेकिन कविता में जब हम अर्थ करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन के प्रसंगों को भी एक चरित्र के ढंग से देखते हैं, एक ऐतिहासिक किरदार में उसको देखते हैं, उसको व्यक्तिगत किसी दायरे में सीमित करके नहीं देखते। तो कवि का कहना है, कवि नाविक को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम नाव को इस घाट पर मत बांधो, क्योंकि यह वही घाट है जिस पर वह स्नान करती थी। पहले तो ये कह रहे हैं कि पूछेगा सारा गांव बंधु, यानी कि इस प्रक्रिया से, बांधने की इस प्रक्रिया से पूछेगा सारा गांव बंधु। इनका कहना है कि यह एक सवाल का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाना है। उसमें नाव को घाट से बांधने की कार्यवाही में तमाम सवाल पैदा हो जाएंगे। एक बात तो ये है। अब फिर आगे कह रहे हैं कि यह वही घाट है कि जिस पर वह स्नान करती थी। वह कभी नहाती थी धंसकर। इस पूरी कविता में अगर आप देखें तो जिसे यह संबोधित है उसके लिए वह शब्द आया है। पहले हिस्से में भी आया है और बाद के हिस्से में भी आया है। दूसरे स्टेंजा में भी आया है, पहले स्टेंजा में भी आया है। वह पर अगर आप गौर करें तो वह इस कविता में प्रिया है, प्रेयसी है, जिसे
कुछ लोग पत्नी भी कहते हैं, जो मनोहरा देवी हैं। दूसरा ये कि प्रिया के साथ साथ वह जीवात्मा भी है। वह में कोट अनकोट वह में सुखद दाम्पत्य जीवन से लेकर काव्य के क्षितिज पर चमकने की चाह तक देखी जा सकती है। निराला, आप जानते हैं कि निराला तब केवल 22 वर्ष की उम्र थी उनकी जब मनोहरा देवी का देहांत हो गया था। तो जीवन के उत्तरार्ध में और उनकी तमाम कविताओं में, प्रणय कविताओं में भी आप लगातार देख सकते हैं कि उन्होंने पत्नी को बहुत ही आत्मीयता से लगातार याद किया है। तो वह में एक सुखद दाम्पत्य जीवन की भी एक छवि आप देख सकते हैं अगर कवि के व्यक्तिगत जीवन से इसको जोड़ करके देखें तो। और दूसरा ये कि अपनी काव्य प्रतिभा के प्रति जिस तरह से वो आश्वस्त थे लगातार, तो काव्य के क्षितिज पर चमकने की चाह भी उनके यहाँ लगातार पाई जाएगी, आपके यहाँ देखेंगे। तो वह को, हमारा कहना है कि वह को आप किसी व्यक्ति से और यहाँ पर स्त्री से में सीमित करके नहीं देखना चाहिए। वह के संदर्भ कई स्तरों पर हैं, इसीलिए यह कविता कई स्तरों पर खुलती है। तो आगे उनका कहना है कि निराला कह रहे हैं कि इसी घाट पर वह जल में धंसकर स्नान करती थी, जिसे देखने में आंखें फंस जाती थीं। आँखों के फंसने का मतलब है दृश्य में डूब जाना, खो जाना, उलझ जाना। आँखें रह जाती थीं फंस कर, इसका मतलब है कि जो स्नान का दृश्य है वहाँ आँखें उलझ जा रही हैं। अब यहाँ दृष्टि भी उलझ रही है और आप देखेंगे कविता में कि दृश्य भी कहीं उलझा हुआ है। ये दोनों बातें एक साथ हैं। और तब ये, हाँ, एक बात ये कि अगली ये कि ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि दृश्य केवल स्नान नहीं है और स्नान केवल स्त्री का नहीं है। पाँव के कंपने को केवल काम भावना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कंपते थे दोनों पाँव बंधु, इसमें बिल्कुल है, यस, काम भावना की बात है यहाँ, लेकिन केवल काम भावना से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए। हमारा कहना है कि इस स्नान को अगर आप जीव और ब्रह्म के संदर्भ से देखें तो पाँव की कंपकंपी का व्यापक अर्थ ये है कि माया मिथ्या में उलझे किसी व्यक्ति को क्षणिक आवेश के सिवा कुछ नहीं मिल सकता यहाँ। इसलिए इस घाट पर नाव को मत बांधो। यहाँ तक बात स्पष्ट है। आगे इसको, कविता का जो दूसरा पद है वह अधिक संश्लिष्ट है। जल में धंसने और नहाने के दौरान कवि ने वह की हंसी भी देख सुन ली है। अगर इसको इस बात को आप अगर व्यक्तिगत सिरे तक देखें तो किसी स्त्री को इस तरह से नहाते हुए देखने का एक अच्छा संदर्भ नहीं माना जा, अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। और निराला वो कह भी नहीं रहे हैं। वहाँ आँखों के फंसने का मतलब दृष्टि का ओझल होना है, खो जाना है। तो जल में, इस दूसरे पद में कह रहे हैं कि जल में धंसने और नहाने के दौरान कवि ने वह की हंसी भी देख सुन ली। वह हंसी केवल प्रसन्नता मात्र न थी, उसमें दूसरे तीसरे अन्य भाव भी समाहित हैं।
वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। उसमें दूसरे तीसरे अन्य भाव भी सम्मिलित हैं। सबकी सुन लेना, सबकी सह लेना, सबकी सुनती थी, सहती थी। यह बेबसी का चित्र है। जो वह है, इसका जो चरित्र है यह वह के सीमित दायरे का चित्र है कि वह सबकी सुन लेती थी और सबकी सहती थी। खास बात यह है कि वह हंसी अपने में रहती थी। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। फिर भी अपने में रहती थी। यहाँ अपने में कहने का मतलब कि व्यक्तिगत दायरे की सीमा भी है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव भी है। इस बात पर आप गौर करें कि अपने में रहने का मतलब कोई निजी नहीं है। वहाँ व्यक्तिगत दायरे की सीमा की बात तो है, लेकिन वहाँ स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का भी एक पक्ष है। और आखिरी बात ये कि जो सबके दांव देने की बात है, देती थी सबके दांव बंधु, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। तो सबके दांव देने का तात्पर्य यह है कि वह अपने किरदार में सबको भुगत रही थी या सबसे उऋण हो रही थी, अथवा उसे कुछ भी अनुत्तरित नहीं छोड़ना था। ये तीनों पहलू आप गौर करें, इसमें और पक्ष भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमें समझ में आ रहा है कि सबके दांव देने का मतलब, अपने में रहने का मतलब, और सबकी सुनने और सबकी सहने का मतलब ये है कि वह जो है, वह का मतलब यहाँ हंसी के लिए भी दांव देने की बात है। वह के साथ भी वो है, हंसी के साथ भी है कि वह सबको भुगत भी रही है एक जगह पर। दूसरी तरफ आप देखें तो वह सबसे उऋण भी हो रही है दांव दे करके। और तीसरा जो पहलू सबसे हमें लगता है महत्वपूर्ण मानना चाहिए जिसको, कि वह कुछ भी अनुत्तरित नहीं छोड़ रही है। यहाँ उल्लेखनीय एक पक्ष यह है कि कवि ने जिस दृष्टि के फंसने का उल्लेख किया है कि आंखें रह जाती थीं फंसकर, तो काव्य का जो स्थापत्य है, उसकी जो बनावट है, अगर इस सतह से आप देखेंगे तो यहाँ दृष्टि ही नहीं, दृश्य भी फंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ इस पूरे बिंब में एक संश्लिष्टता आ गई है और नाव को रूपक के तौर पर जिस खूबसूरती से ले आया गया है, उसमें अर्थों के एक से अधिक परतें यहाँ खुल जा रही हैं। इस कविता में विशेष बात ये है, दो तीन विशेष बातों की तरफ भी हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। दूसरे पहलू भी आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि पहली बात तो ये है कि यह गीत, जैसा हमने बताया कि निराला के जो उनका रचना काल है, उनका रचनात्मक जीवन है, उसका जो तीसरा अपरहर है, जो तीसरा चरण है, उसको मानते हैं कि उस दौर में लिखी गई। तो यह गीत नवगीत की आहट लिए हुए है, जिसका आगे चल करके 50 के दशक से अंत से 60 के दशक में और विकास हुआ और एक से एक महत्वपूर्ण नवगीतकार सामने आए। दूसरी बात यह है कि इस कविता में रूपकों और बिंबों का सुंदर अंकन किया गया है।
यहाँ वस्तु चित्र में भाव चित्र को बड़ी सफलता से संजो दिया गया है। कवि व्यक्ति की बात करते करते 4 पंक्ति में उसके जीवन का समूचा इतिवृत्त पेश कर देता है। तीसरी बात यह है कि इस गीत को निराला या उनकी पत्नी मनोहरा देवी के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने की शीघ्रता से बचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जितनी व्याख्याएं उपलब्ध हैं अभी तक की गई हैं उसमें ज़्यादातर व्याख्याकारों का जोर इसी बात पर है कि यह कविता उनकी पत्नी को संबोधित है, जबकि इस कविता में किसी भी कविता के साथ इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए जब तक कवि खुद संबोधित न कर रहा हो। और व्यक्तिगत अगर कर भी रहा है, कोई निजी प्रसंग भी ले आ रहा है, तो काव्य में हम उसको हमेशा चरित्र की सतह से देखते हैं, उसको व्यक्तिगत जीवन की सतह से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इसमें हमेशा अन्य अर्थ पैदा होता है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि कविता एक साथ कई स्तरों पर खुलती है। ये एक महत्वपूर्ण विशेष बात है कि यह कविता एक साथ कई अर्थ स्तरों पर खुलती है, इसलिए इसके किसी एक पहलू पर अनावश्यक बल नहीं देना चाहिए। हम कहना ये चाहते हैं कि जो लोग इसको प्रेम की कविता कहना चाहते हैं, अगर उनको निराला के सांस्कृतिक मानस का ध्यान दिलाया जाए कि वो रामकृष्ण परमहंस से और वेदांत की थीसिस से भी बहुत दूर तक उन प्रभाव उन पर रहा था कलकत्ता में अपने प्रवास के दौरान और बाद के उनके जीवन में भी, तो वो ऐसे किसी भी प्रसंग में उसका भी यहाँ पर कोई इशारा और कोई संकेत उसमें मानना चाहिए। काव्य व्यक्तित्व किसी एक कविता का में उसका विचार करते समय भी उसके कवि के समूचे सांस्कृतिक मानस को हमें देखना होता है। तो इसलिए प्रेम के पक्ष को और ख़ास तौर पर मनोहरा देवी से इस कविता को जोड़कर देखने की जो कोशिशें की गई हैं उनसे बचना चाहिए, उसमें कविता का अनर्थ होता है। और आखिरी बात ये कहना चाहते हैं कि कविता में नाव को, घाट को वस्तुवाचक अर्थ से आगे देखना चाहिए। इसी प्रकार हंसी को और दांव देने को स्त्री मात्र तक संकुचित करने के बजाय जीवन, समाज और मानवीय चेतना के पारलौकिक व्यापक संदर्भ तक देखना चाहिए। हमारी यह व्याख्या साथियों इसी के साथ पूरी होती है। और हिंदी सारंग का ये आयोजन आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी टिप्पणी करके हमें अवगत कराएं। कविता की व्याख्या के बारे में आपको कुछ अगर कहना हो तो भी कह सकते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। अगली किसी प्रस्तुति के साथ हम फिर हाजिर होंगे।